बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने भारत को पूरी दुनिया के सामने विश्व गुरु बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की, उनका भी जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां हर साल लगभग 10 आईएएस ऑफिसर सिर्फ बिहार से ही बनते हैं। इतना ही नहीं, एक डेटा कहता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी सारी उपलब्धियां होने के बाद भी यह भारत का सबसे गरीब राज्य बनकर रह गया। जिस राज्य की यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया को पढ़ाया था, आज उसी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। जिस राज्य को विकसित होना चाहिए था, उसकी स्थिति क्या है यह सबको पता है। तो जिस राज्य के पास इतना सब कुछ था, आखिर वो राज्य बर्बाद कैसे हुआ? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। बिहार की बर्बादी का कारण समझने के लिए हमें 75 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद भारत को 28 विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था, जिसमें से बिहार एक अलग राज्य बना। वैसे तो बिहार का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन हम भारत की आजादी के बाद की बात करेंगे, जब भारत आजाद हुआ था। तो बिहार के इतिहास में दो सबसे बड़े नेता सामने आए जिनकी भारत की आजादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहले श्री कृष्ण सिन्हा और दूसरे अनुग्रह नारायण सिन्हा। 1947 में जब राज्य में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, उस समय बिहार मुख्य रूप से दो जातिगत गुटों में बटा हुआ था, जिनका नेतृत्व श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा कर रहे थे। श्री कृष्ण सिन्हा ने भूमिहारों का नेतृत्व किया, जबकि अनुग्रह नारायण सिन्हा ने राजपूत जाति का। अब ये दोनों अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसीलिए कांग्रेस में सत्ता को लेकर मनमुटाव जैसी स्थिति बन गई। अनुग्रह नारायण सिन्हा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और श्री कृष्ण सिन्हा के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि बाद में अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार में शुरू से ही जाति आधारित राजनीति होती रही है, लेकिन इन दोनों नेताओं ने बिहार को बनाने के लिए बहुत काम किया था, जैसे कि बरौनी रिफाइनरी, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और गरहरा में लोकोमोटिव सेट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाया था। हालांकि साल 2000 में झारखंड और बिहार के बंटवारे के कारण ये सारी कंपनियां झारखंड के हिस्से में चली गई और बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट बनकर रह गया। ये दोनों नेता बेगूसराय, बख्तियारपुर और फतुआ के रास्ते एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला रेल ब्रिज 1959 में गंगा नदी पर बनवाया था। और कहा जाता है कि इन दोनों नेताओं ने बिहार के विकास के लिए इतना ज्यादा काम किया था कि श्री कृष्ण सिन्हा के कार्यकाल के पहले 5 वर्षों में बिहार भारत का टॉप राज्य बना हुआ था। 1947 में अनुग्रह नारायण सिन्हा की मृत्यु और 1961 में श्री कृष्ण सिन्हा की मृत्यु के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। इन दोनों नेताओं के जाने के बाद बिहार में नया जातिगत गुट बन गया। इनमें से एक गुट का नेतृत्व विनोदानंद झा और महेश प्रसाद सिन्हा ने किया, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व श्री कृष्ण बल्लभ सहाय ने किया। विनोदानंद झा और महेश प्रसाद सिन्हा के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। दोनों चाहते थे कि सत्ता उनके हाथ में रहे, लेकिन विनोदानंद झा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में महेश प्रसाद सिन्हा को हराने में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थों का गठबंधन बना लिया था और कृष्ण बल्लभ सहाय का भी पूरा समर्थन था, जिन्हें अनुसूचित जाति और मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था। इसीलिए विनोदानंद झा को नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने कैबिनेट में श्री कृष्ण बल्लभ सहाय को शामिल नहीं किया, जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया था, बल्कि उन्होंने अनुग्रह नारायण सिन्हा के बेटे सत्यनारायण सिन्हा को शिक्षा मंत्री बना दिया। इस घटना के कारण कृष्ण बल्लभ सहाय नाराज हो गए और महेश प्रसाद सिन्हा के गुट में शामिल हो गए। इसका फायदा कृष्ण बल्लभ सहाय को मिला और 1963 में वे मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक योजना बनाई, जिसके तहत पिछड़ी जातियां जैसे कि अहिर, कुर्मी और कोयरी को सरकारी राजनीति और प्रशासन में आर्थिक छूट दी गई। लेकिन इस योजना से सत्यनारायण सिन्हा खुश नहीं थे, जिसके कारण दोनों में टकराव हो गया और वे अलग हो गए। 1989 में जब सत्यनारायण सिंह मुख्यमंत्री बने, तो उनके शासनकाल को बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए 1989 की भागलपुर हिंसा, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 से अधिक लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। इसके अलावा उनके शासनकाल में न सिर्फ
हिंसा होती थी, बल्कि बिहार के दलित और भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। उच्च जाति के लोग, विशेष रूप से राजपूत, डोला प्रथा जैसी अपमानजनक प्रथाओं को बढ़ावा देते थे। डोला प्रथा के तहत एक दलित मजदूर की नवविवाहित दुल्हन को शादी की पहली रात किसी उच्च जाति के जमींदार के साथ रात बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अलावा दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था और विरोध करने पर उनके परिवार वालों को मार दिया जाता था। ऐसी कई चीजें बिहार में उस समय चरम सीमा पर चल रही थी जिस समय ये मुख्यमंत्री थे। ऐसे ही कई वर्षों तक पिछड़ी जातियों पर अत्याचार होता रहा। जातिगत राजनीति और दलितों के साथ अत्याचार, हत्या, लूटपाट जैसी घटनाओं से पूरा बिहार दहल उठा और बिहार को बचाने वाला कोई नहीं था। पिछड़ी जातियों और दलितों से उनकी बची खुची जमीन भी छीन ली गई थी और यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा और नए मुख्यमंत्री बनते रहे। 1990 में कुछ ऐसा हुआ जिसका पिछड़ी जातियां सालों से इंतजार कर रही थी। 1989 में राष्ट्रीय जनता दल की जीत के बाद 1990 में जनता दल सत्ता में आई और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। लालू यादव मुख्य रूप से ऊंची जातियों के विरोध के प्रतीक थे। वे पिछड़ी जातियों की राजनीति के नाम पर सत्ता में आए थे। उन्हें यादव, कोयरी, कुर्मी और दलितों का पूरा समर्थन था, क्योंकि इन जातियों को लगा कि लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ऊपर से अत्याचार खत्म हो जाएगा और वे सही से जी पाएंगे, काम धंधा कर पाएंगे। हालांकि इस मामले में लालू यादव कुछ हद तक सफल भी रहे। ये बदलाव की राजनीति बोलकर बदले की राजनीति करने लगे। कुछ दिन तो इनका भी काम अच्छा था। ऊंची जातियों द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया था, जमीन हड़पी गई थी, उन सब पर लालू यादव ने अपना कब्जा बना लिया। इसके अलावा ऊंची जातियों द्वारा बनाई गई सभी नीतियां जो सिर्फ उन्हीं के फायदे के लिए बनाई गई थी, उन्हें खत्म कर दिया और एक नई नीति बनाई जिसके तहत पिछड़ी जातियों को भी फायदा हो सकता था। कई सारे बदलाव लालू प्रसाद यादव के आने के बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो पिछड़ी जातियों और दलितों को मिले। लालू यादव के आने के बाद बिहार में बदले की राजनीति होने लगी और इसीलिए लालू यादव को ऊंची जातियों की नफरत का प्रतीक बताया जाता है। लालू यादव की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सभी पिछड़ी जातियों और दलितों को समान सुविधा देंगे, अत्याचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और अत्याचार, मर्डर, लूटपाट जैसी घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ यादव जाति को पूर्ण समर्थन दिया, बाकी जातियां और अनुसूचित जातियों को भूल गए थे। यही उनको आगे चल के काफी नुकसानदेह साबित हुआ। सरकारी सेवा और कैबिनेट मंत्री में यादवों और अपने रिश्तेदारों को भर दिया। ऐसा करने से दलित, कोयरी और कुर्मी जैसी जातियां लालू यादव का समर्थन करना छोड़ने लगी। अब लालू यादव को अपनी सत्ता की चिंता सताने लगी, इसीलिए उन्होंने मुस्लिमों को अपनी ओर खींच लिया। लालू यादव ने 1989 की भागलपुर हिंसा से असुरक्षित महसूस कर रहे मुसलमानों के बीच विश्वास की भावना बनाई, जिससे मुसलमानों को पूर्ण समर्थन लालू प्रसाद यादव को मिल गया। मुसलमानों का समर्थन मिलने के बाद लालू यादव कई सालों तक बिहार में अपना साम्राज्य बनाने में कायम रहे और बदले की राजनीति करते रहे। उन्होंने सभी जगह अपने रिश्तेदारों को और अपने सरकारी नौकरियों में यादवों को भर दिया। लालू यादव की जातिगत और बदले की राजनीति के कारण बिहार में कई आपराधिक गैंग सक्रिय हो गए, जिससे मर्डर, बलात्कार, लूटपाट जैसी घटनाएं और तेजी से बढ़ने लगी। जब लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तब ऊंची जाति और पिछड़ी जाति द्वारा बनाए गए गैंग और अधिक सक्रिय हो गए थे और उस समय बिहार में जाति के हिसाब से अलग अलग गैंग बन गए थे। जैसे कि ऊंची जातियों ने क्वेर सेना और रणवीर सेना जैसे गैंग बनाए थे, जबकि पिछड़ी जातियों ने भूमि सेना और लोरिक सेना बनाए हुए थे। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल में बिहार में बलात्कार, मर्डर और लूटपाट के अपराध तेजी से बढ़ने लगे और इसे रोकने वाला कोई नहीं था। एक घटना में एक राजपूत जमींदार ने एक लड़की को अगवा कर लिया और 1 महीने तक उसका बलात्कार किया। जब उसने लड़की को छोड़ा तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक ने 2 दिनों तक उसका बलात्कार किया। कहा जाता है कि राबड़ी देवी के शासनकाल में कानून व्यवस्था सरकार के हाथ से निकल गई थी। इसी वजह से बिहार में अपराधियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और लंबे समय तक गैंगवार चलता रहा। आरजेडी के शासनकाल में बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया था। जहां अन्य राज्य तेजी से विकास कर रहे थे, वहीं बिहार में मार काट, बलात्कार, मर्डर, लूटपाट जारी था। माफिया डॉन और भ्रष्ट नेताओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और बिहार नक्सलवाद का गढ़ बन गया, क्योंकि अपराधी बेखौफ हो गए थे। पिछड़ी जाति और अगड़ी जातियों के बीच में काफी मनमुटाव हो गया था, काफी गैंग एक्टिव हो गए थे। इससे जनता का आक्रोश बढ़ता गया, जिसके कारण आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने आपराधिक राजनेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी और नेता से अपराधी बने प्रभुनाथ सिंह, मोहम्मद शहाबुद्दीन और आनंद मोहन को जेल में डाल दिया। ये तीनों वे लोग थे जो बिहार में अपनी अलग सरकार चलाते थे। पुलिस प्रशासन इनके इशारों पर काम करती थी। लूटपाट, मर्डर, बलात्कार और जमीन हड़पने के ना जाने कितने मामले इनके खिलाफ दर्ज होंगे थानों में। जब इन तीनों नेताओं को नीतीश कुमार ने गिरफ्तार किया तो बिहार में हलचल मच गई। बिहार को अपराध मुक्त बनाने के प्रयास में नीतीश
नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पहले 5 वर्षों में बिहार में अपराध के मामलों में काफी कमी आई। गैंगवार, लूटपाट, मर्डर और बलात्कार की घटनाएं काफी हद तक कम हो गई थी। नीतीश कुमार ने विकास के क्षेत्रों में बहुत काम किया, जैसे कि सड़कें बनवाई, गांव तक बिजली पहुंचाई, स्कूल बनवाए, छात्रों के लिए साइकिल और कपड़ों के लिए पैसे दिए और बिहार को अपराध मुक्त बनाने में काफी सफल रहे। लेकिन नीतीश कुमार के बिहार के अग्रम समग्र विकास में काफी पीछे रह गए। नीतीश कुमार जिस तरीके से पहले काम करते गए रहे, जैसे जैसे उनका शासन और आगे बढ़ता गया, वो विकास कार्यों से दूर होते गए। अपने कार्यकाल में उन्होंने जितना काम किया उसकी सराहना की जाती है, लेकिन बेरोजगारी और शिक्षा की समस्या को दूर करने में वे अब भी असफल नजर आते हैं। जनरल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के लिए 55%, व्यापार के लिए 3% और शिक्षा के लिए 3% लोग बिहार से पलायन करते हैं। रोजगार के लिए पलायन करने का मुख्य कारण यह है कि बिहार में एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं है। कोई भी कंपनी बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं करना चाहती, क्योंकि वहां पर गुंडा राज बहुत ज्यादा है, गुंडा टैक्स वसूला जाता है। इसलिए नीतीश कुमार को इस पर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि बिहार से 55% लोगों का रोजगार के लिए पलायन कम हो सके। फिलहाल बिहार की राजनीति आजादी से लेकर आज तक किस तरीके से थी, वो हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसका ब्रीफ आप जानना चाहते हैं एक एक नेता के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हम इसका ब्रीफ पूरी हिस्ट्री लेकर आएंगे, बिहार आखिर इतना पीछे क्यों रहा। शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बता दिया कि आखिर बिहार के पीछे होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, कितने नेताओं ने कितना घपला किया और किस शासन में बिहार उत्तम दर्जे पर पहुंचा। लेकिन फिलहाल बिहार आज भी अभी पीछे है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।